नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट अमरदेव जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी अमरदेव जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमरदेव है और मैं उत्तर प्रदेश के बनारस शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की आप बीती है। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें न तो हम समझ सकते हैं और न ही उनसे लड़ सकते हैं। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात आज से कोई 7-8 साल पुरानी होगी। उस वक्त मैं एक नौजवान, खून में गर्मी लिए हुए एक ट्रक ड्राइवर था। ड्राइविंग मेरा जुनून भी था और मेरी मजबूरी भी। घर की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। एक बूढ़े बाप, एक जवान बहन जिसकी शादी करनी थी और घर के खर्चे, इन सब की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। मैं दिन को दिन नहीं समझता था और रात को रात नहीं। बस एक ही धुन सवार रहती थी कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूं ताकि अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में धूमधाम से कर सकूं। मैं एक लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, जहां कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं थी, बस दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता था। मैं हमेशा किसी बड़े मौके की तलाश में रहता था। कोई ऐसा लंबा चक्कर लग जाए, कोई ऐसी पार्टी मिल जाए जो मुंह मांगा पैसा दे। मैं अक्सर अपने दोस्तों से, दूसरे ड्राइवरों से इस बारे में बात करता रहता था और फिर एक दिन वो मौका मेरे सामने खुद चलकर आया, या शायद मैं ही चलकर उस मौके के मुंह में चला गया था। मैं एक दिन ट्रांसपोर्ट अड्डे पर बैठा चाय पी रहा था कि मेरे एक पुराने जानने वाले ने मुझे बताया, अमरदेव, एक पार्टी है, बहुत मालदार लगती है। उन्हें एक भरोसेमंद ड्राइवर चाहिए। काम थोड़ा अजीब है पर पैसा बहुत तगड़ा दे रहे हैं। पैसे का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने उससे पूरी बात पूछी। उसने मुझे शहर के एक बड़े होटल का पता दिया और कहा कि शाम को 4 बजे वहां पहुंच जाना, एक साहब तुमसे मिलेंगे। मैं वक्त पर उस होटल पहुंच गया। वो एक बहुत बड़ा और महंगा होटल था, जहां मुझ जैसे लोग जाने से भी कतराते हैं। मैं वहां रिसेप्शन पर पहुंचा और उस आदमी के बारे में बताया जिसने मुझे बुलाया था। कुछ देर बाद एक लंबा चौड़ा महंगी सफारी सूट पहने हुए अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी और गंभीरता थी जिसे देखकर कोई भी इंसान थोड़ा सहम जाए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक कोने में ले जाकर बात करने लगा। उसने कहा, तुम्हारा नाम अमरदेव है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, वो बोला, कि तुम एक ईमानदार और मजबूत जिगर वाले ड्राइवर हो। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुमने ये काम सही सलामत कर दिया तो इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारी बहन की शादी किसी राजा महाराजा की तरह हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, साहब काम क्या है? उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और एक गहरा कश लेते हुए बोला, तुम्हें बनारस के पास एक पुरानी हवेली से एक सामान उठाना है और उसे उत्तराखंड में पहाड़ों के अंदर एक हमारी निजी प्रॉपर्टी तक पहुंचाना है। सामान एक बड़ा सा पुराना लकड़ी का बक्सा है। सुनने में तो काम बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। मैंने कहा, ठीक है साहब, हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी रहस्यमयी चेतावनी थी। उसने कहा, इतनी जल्दी मत करो, काम जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं, हमारी कुछ शर्तें हैं। जी बताइए, मैंने कहा। शर्त नंबर 1, वो अपनी उंगली उठाकर बोला, तुम ये सफर रात में शुरू करोगे और जब तक मंजिल पर पहुंच नहीं जाते तब तक कहीं भी ट्रक नहीं रोकोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक रुकना नहीं चाहिए। खाने पीने का इंतजाम हम तुम्हें रास्ते के लिए करके देंगे। मुझे ये शर्त थोड़ी अजीब लगी। रात भर बिना रुके गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल और खतरनाक होता है। शर्त नंबर 2, वो आगे बोला, तुम उस बक्से के बारे में कोई सवाल नहीं पूछोगे। उसके अंदर क्या है ये जानने की कोशिश भी नहीं करोगे और भूल कर भी उसे खोलने की गलती तो बिल्कुल मत करना। अब मेरा माथा ठनका। ये कैसी शर्त थी? और शर्त नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, उसकी आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। तुम रास्ते में किसी को भी लिफ्ट नहीं दोगे, चाहे कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो या कोई औरत। चाहे कोई कितना भी मजबूर क्यों ना लगे, तुम्हारा ट्रक किसी के लिए नहीं रुकेगा।
ये सारी शर्तें सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ये कोई मामूली डिलीवरी का काम नहीं लग रहा था। मैंने एक पल के लिए सोचा कि मना कर दूं, लेकिन फिर मुझे मेरी बहन का चेहरा याद आया। मेरे बूढ़े बाप की उम्मीदें याद आईं। उस आदमी ने शायद मेरे चेहरे का डर पढ़ लिया था। उसने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये 50,000 रुपए हैं एडवांस, बाकी के 1.5 लाख रुपए तुम्हें सामान पहुंचाने पर मिलेंगे। 2 लाख रुपए। मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उस रकम ने मेरे डर पर लालच का पर्दा डाल दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से वो एडवांस पकड़ लिया और हाँ कह दी। अगले दिन शाम को मुझे उस हवेली पर पहुंचना था। जब मैंने घर आकर अपनी पत्नी को इस काम के बारे में बताया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझसे बहुत मिन्नतें की। जी, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, आप ये काम मत करो। ये लोग और इनकी शर्तें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। पैसे का क्या है, हम मेहनत मजदूरी करके कमा लेंगे। लेकिन मैं लालच और जिद में अंधा हो चुका था। मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। रात को जब मैं निकलने के लिए तैयार हो रहा था तो वो रोते हुए मेरे पास आई और मेरे हाथ में एक चांदी का ताबीज बांध दिया। वो बोली, ये हनुमान जी का ताबीज है, इससे अपने से अलग मत करना और भगवान के लिए अपना ध्यान रखना। मैं उसकी बातों को अनसुना करके घर से निकल गया। मैं ट्रक लेकर उस पते पर पहुंचा जो मुझे दिया गया था। शहर से लगभग 20 किलोमीटर बाहर एक बिल्कुल वीरान और सुनसान इलाके में वो हवेली थी। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, वो कोई हवेली नहीं बल्कि एक खंडहर था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहां कोई आया गया ना हो। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। दिन के उजाले में भी उस जगह को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं ट्रक लेकर गेट के अंदर गया। वहां 4-5 लोग पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे भी बिल्कुल सपाट और भावहीन थे। उन्होंने बिना कोई बात किए मुझे हवेली के पिछले हिस्से में आने का इशारा किया और फिर मैंने उस बक्से को देखा। वो कोई मामूली बक्सा नहीं था। वो शीशम की लकड़ी का बना हुआ एक बहुत ही बड़ा और भारी संदूक था। उस पर पीतल की नक्काशी की हुई थी और चारों तरफ पुराने जंग खाए हुए ताले लगे हुए थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कोई मामूली सामान नहीं बल्कि कोई बहुत पुरानी और रहस्यमय चीज है। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस बक्से को उठाकर मेरे ट्रक में रखा। उसे रखते हुए भी वो लोग आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे, बस इशारों में एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। जब बक्सा ट्रक में रख दिया गया तो उनमें से एक ने मुझे एक टिफिन और पानी की बोतलें दी और बिना कुछ बोले हवेली के अंधेरे में गायब हो गए। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। एक बार तो मन में आया कि यहीं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन फिर वो 50,000 रुपये याद आए। मैंने खुद को दिलासा दिया, अमरदेव डर मत, तुझे बस सामान पहुंचाना है, इसमें क्या बड़ी बात है। यही सोचकर मैंने ट्रक का तिरपाल उस बक्से पर अच्छी तरह से डाल दिया। अपनी पत्नी का दिया हुआ तावीज छुआ, हनुमान जी का नाम लिया और ट्रक स्टार्ट करके उस मनहूस हवेली से बाहर निकल आया। शाम अब रात में बदल रही थी। मैं हाईवे पर था। मेरे ट्रक में पीछे वो रहस्यमय बक्सा पड़ा था। मेरी जेब में एडवांस के पैसे थे और मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ था। मुझे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर मुझे सिर्फ उत्तराखंड की पहाड़ियों तक नहीं बल्कि डर और खौफ की उन गहराइयों में ले जाने वाला था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उस मनहूस हवेली से उस भारी भरकम और रहस्यमय बक्से को लेकर निकल चुका था। बनारस शहर की जानी पहचानी गलियां और रोशनियां पीछे छूटती जा रही थीं और मेरा ट्रक अंधेरे हाईवे पर अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। शुरू के 1-2 घंटे तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लगा। ट्रक की घरघराहट, सड़क पर लगे मील के पत्थरों का पीछे छूटना और दूर किसी गांव से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज, ये सब हम ड्राइवरों के लिए रोज की बात है। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। एक तरफ तो उन 2 लाख रुपयों का लालच था जिससे मेरी बहन की जिंदगी संवर सकती थी। मैं मन ही मन में शादी की तैयारियों के सपने देखने लगा था। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी बहन के लिए अच्छे से अच्छे गहने बनवाऊंगा, सबसे अच्छा वाला टेंट लगवाऊंगा और पूरे गांव को दावत दूंगा। इन ख्यालों से मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी, लेकिन फिर दूसरे ही पल मुझे उस हवेली का वीरानापन, उन अजीब से लोगों के भावहीन चेहरे और उस साहब की बताई हुई वो 3 अजीब शर्तें याद आ जाती थीं और मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती थी। मेरा मन कहता था, अमरदेव, दाल में कुछ तो काला है, कोई इतने सीधे काम के लिए इतना पैसा क्यों देगा। मैं खुद को ही तसल्ली देता, अरे छोड़ भी दे, तुझे क्या लेना देना, तेरा काम है बक्से को पहुंचाना
पैसे लेना और चलते बनना। बक्से के अंदर चाहे सोना चांदी हो या कुछ और, तुझसे क्या मतलब। मैं इसी उधेड़ बुन में अपनी ही धुन में गाड़ी चलाता जा रहा था। रात करीब 10 बजे का वक्त होगा। हाईवे अब काफी हद तक सुनसान हो चुका था। इक्का दुक्का ट्रक ही मेरे आसपास से गुजर रहे थे। सड़क बिल्कुल सपाट और सीधी थी। मैं एक ही रफ्तार से ट्रक चला रहा था कि तभी एक बहुत ही भारी और गहरी आवाज ट्रक के पिछले हिस्से से आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी चीज अपनी जगह से खिसक कर जोर से नीचे गिरी हो। मेरा पूरा ट्रक एक पल के लिए कांप गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, वो बक्सा। मैंने ट्रक की हेडलाइट बंद नहीं की और घबराते हुए नीचे उतरा। मैंने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और कांपते हुए हाथों से ट्रक के पिछले हिस्से का तिरपाल हटाने लगा। मैंने उन लोगों को देखा था कि उन्होंने बक्से को मोटे मोटे रस्सों से कितनी मजबूती से बांधा था, तो फिर वो अपनी जगह से हिल कैसे सकता है। मैंने तिरपाल का एक कोना उठाया और टॉर्च की रोशनी अंदर मारी। जो मैंने देखा उससे मेरी हैरानी और बढ़ गई। वो बक्सा ठीक उसी जगह पर था जहां उसे रखा गया था। रस्से भी उतने ही कसे हुए थे। उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं आया था। तो फिर वो आवाज कैसी थी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर मैंने खुद को समझाया, हो सकता है गाड़ी के सस्पेंशन की आवाज हो या शायद टायर के नीचे कोई पत्थर आ गया होगा। यही सब सोचकर मैंने तिरपाल वापस ठीक किया और केबिन में आकर बैठ गया। लेकिन अब मेरे दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं हो रही थी। वो अनजाना डर जो कुछ देर के लिए दब गया था, अब फिर से मेरे मन पर हावी होने लगा था। मैंने पानी की बोतल उठाई, 2 घूंट पानी पिया और ट्रक फिर से आगे बढ़ा दिया। अब मैं पहले से ज्यादा सतर्क होकर गाड़ी चला रहा था। मेरे कान पूरी तरह से चौकन्ने थे। मैं हर छोटी बड़ी आवाज पर ध्यान दे रहा था। करीब आधा 1 घंटा और गुजरा होगा। अब मैं उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके उत्तराखंड की तरफ बढ़ने वाले रास्ते पर था। पहाड़ी इलाका धीरे धीरे शुरू होने वाला था। तभी मुझे केबिन के अंदर एक अजीब सी महक आने लगी। दोस्तों, वो कोई जानी पहचानी महक नहीं थी। वो किसी पेट्रोल, डीजल या किसी मरे हुए जानवर की बदबू नहीं थी। वो एक बहुत ही अजीब और पुरानी सी महक थी। जैसे बहुत पुरानी सीलन लगी हुई लकड़ी की महक हो, जिसमें चंदन और कपूर की हल्की हल्की खुशबू भी मिली हुई हो। और उसके साथ एक और गंध थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। एक हल्की सी धात्विक यानी मेटालिक सी गंध, जैसे पुराने जंग लगे हुए लोहे की होती है। ये महक धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रक के पिछले हिस्से से, उसी बक्से के अंदर से रिसकर केबिन तक आ रही हो। मैंने जल्दी से अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर दिया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। लेकिन हवा के झोंके के साथ भी वो अजीब सी महक जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो जैसे हवा में ही घुल गई थी, मेरे नथुनों में बस गई थी। अब मेरा जी मिचलाने लगा। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका था। पहले वो आवाज और अब ये अजीब सी महक। मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आगे किसी ढाबे या चाय की दुकान पर ट्रक रोकूंगा ही रोकूंगा। उस साहब की शर्त गई भाड़ में। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं यही सब सोच रहा था और अपनी नजरें सड़क पर गड़ाए हुए था। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। मैं उस महक से ध्यान हटाने के लिए जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन में करने लगा। तभी मुझे अपने दाहिने कान के बिल्कुल पास एक बहुत ही हल्की और सूखी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो कोई साफ शब्द नहीं था, बस एक आवाज थी, जैसे सूखे पत्ते हवा में घिसटते हैं या जैसे कोई बिल्कुल सूखे हुए गले से सांस ले रहा हो। बस एक पल के लिए और फिर खामोशी। लेकिन उस एक पल ने ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ा दी हो। मैंने एक झटके से अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई। सीट खाली पड़ी थी। केबिन में मेरे अलावा और कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज मैंने अपने कानों से सुनी थी। वो हवा की आवाज नहीं थी। वो मेरे मन का वहम नहीं था। वो फुसफुसाहट मेरे बिल्कुल बगल से आई थी। अब मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। मेरे माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें जमा हो गई थीं। मैंने अपनी पत्नी का दिया हुआ वो चांदी का ताबीज कसकर पकड़ लिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, उस बक्से में कुछ तो गड़बड़ है, या शायद उस बक्से के अंदर कुछ नहीं, कोई है, कोई ऐसा जो जागा हुआ है और जो मुझे ये एहसास दिलाना चाहता है कि इस लंबे और अंधेरे सफर में मैं अकेला नहीं हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया,
मेरे कान के पास हुई उस रहस्यमयी फुसफुसाहट ने मेरे अंदर बैठे हुए डर को एक झटके में जगा दिया था। अब ये कोई वहम नहीं रह गया था, ये एक हकीकत थी जो मेरे साथ उस ट्रक के केबिन में सफर कर रही थी। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बुरी तरह से कांप रहे थे और गाड़ी बार बार सड़क पर हल्की हल्की लहरा रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरा संतुलन बिगड़ न जाए और मैं किसी हादसे का शिकार न हो जाऊं। मैंने अपनी पत्नी के दिए हुए चांदी के तावीज को अपनी कमीज के अंदर से निकालकर मुट्ठी में भींच लिया। उस ठंडे धातु का स्पर्श होते ही मुझे एक पल के लिए हिम्मत मिली। मैंने सोचा कि जो भी है, जैसा भी है, मुझे उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर ली और अपना पूरा ध्यान सामने अंधेरी सड़क पर लगाने की कोशिश करने लगा। पहाड़ी रास्ता अब शुरू हो चुका था और सड़क पर हल्के फुल्के मोड़ आने लगे थे। मैं उस अजीब सी महक और उस फुसफुसाहट को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद दिन भर की थकान और रात के अकेलेपन की वजह से मेरा दिमाग ही मेरे साथ खेल खेल रहा है। हम ड्राइवरों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब हम कई कई रातें लगातार जागकर गाड़ी चलाते हैं तो हमें अजीब अजीब चीजें दिखने और सुनाई देने लगती हैं। मैं भी खुद को यही यकीन दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अभी मैं इन ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि एक और अनहोनी हुई। मैं एक हल्के से मोड़ पर ट्रक को घुमा रहा था। रफ्तार भी कोई ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 40-50 की रही होगी। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक के पिछले हिस्से में रखा वो हजारों किलो का बक्सा एक ही झटके में अपनी जगह से खिसक कर ट्रक के बाईं ओर आ गया हो। यह कोई मामूली झटका नहीं था दोस्तों। ऐसा लगा जैसे ट्रक का सारा वजन अचानक एक तरफ हो गया हो। ट्रक बुरी तरह से बाईं तरफ झुका और एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वो अभी पलट जाएगा। मेरा दिल उछलकर मेरे मुंह में आ गया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को दाईं तरफ घुमाया ताकि ट्रक का संतुलन बना सकूं। टायरों की एक तेज छर्रर की आवाज हुई और ट्रक सड़क पर बुरी तरह से लहराता हुआ वापस सीधा हुआ। मैं इतना डर गया था कि मैंने तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रक को वहीं सड़क के किनारे रोक दिया। मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। यह नामुमकिन था। वो बक्सा इतने मजबूत रस्सों से बंधा हुआ था कि ट्रक के पलटने पर भी शायद वो अपनी जगह से न हिलता। तो फिर वो इस तरह कैसे खिसक सकता था? यह कोई साधारण भौतिकी का नियम नहीं था, यह कुछ और था। ऐसा लगा जैसे उस बक्से की अपनी मर्जी हो और उसने जानबूझकर मुझे डराने के लिए या शायद मुझे मारने के लिए यह हरकत की थी। मैं उस साहब की पहली शर्त तोड़ चुका था। चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक रुकना नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त मुझे किसी शर्त की परवाह नहीं थी, मुझे अपनी जान की परवाह थी। मैं कुछ देर तक हांफता हुआ सीट पर बैठा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और नीचे उतरा। मुझे ताजी हवा की सख्त जरूरत थी। मैं फिर से टॉर्च लेकर ट्रक के पिछले हिस्से में गया। मैंने फिर से तिरपाल हटाकर देखा और मेरा शक यकीन में बदल गया। वो बक्सा ठीक बीचों बीच अपनी असली जगह पर ही रखा हुआ था। रस्से भी उतनी ही मजबूती से बंधे थे। वहां ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे लगे कि वो हिला भी है। अब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं सच में पागल होता जा रहा हूं या फिर उस बक्से के अंदर सच में कोई ऐसी ताकत है जो मेरे साथ खेल खेल रही है? मैं हार कर वापस केबिन में आकर बैठ गया। मैंने फैसला किया कि अब मैं यहां एक पल भी और नहीं रुकूंगा। जितनी जल्दी हो सके इस बला को इसकी मंजिल तक पहुंचाकर अपनी जान छुड़ाऊंगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया ही था कि तभी केबिन के अंदर की लाइट, जो अब तक ठीक ठाक जल रही थी, वो अचानक किसी डिस्को की लाइट की तरह तेजी से जलने बुझने लगी और फिर एक झपकी के साथ पूरी तरह से बंद हो गई। मैंने स्विच को ऑन ऑफ करके देखा पर लाइट नहीं जली। मैंने सोचा चलो लाइट ही तो खराब हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर मेरी नजर ट्रक के डैशबोर्ड पर लगे म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी। वो एक पुराना कैसेट वाला प्लेयर था जो बंद पड़ा था। अचानक उसके अंदर से एक तेज की आवाज आई, जैसे कोई खाली कैसेट को जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वो भी बंद हो गया। अब केबिन के अंदर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट की रोशनी थी जो बाहर सड़क पर पड़ रही थी और बाकी हर तरफ घना अंधेरा था। तभी उस अंधेरे और खामोशी के बीच मुझे वो आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी, दबी हुई और दर्द भरी आवाज। वो आवाज ट्रक के पिछले हिस्से से आ रही थी। उस बक्से के अंदर से वो किसी बच्चे के सिसक सिसक कर रोने की आवाज थी। वो आवाज सुनते ही मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो। ये मेरी कल्पना नहीं हो सकती थी, ये बिल्कुल साफ आवाज थी।
एक बच्चा उस बक्से के अंदर रो रहा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ दौड़ने लगे। क्या उस बक्से में किसी बच्चे को बंद किया गया है? क्या वो लोग किसी बच्चे की तस्करी कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस साहब की दूसरी शर्त याद आई। भूल कर भी उसे खोलने की गलती तो बिल्कुल मत करना। एक तरफ एक बच्चे की रोने की आवाज थी और दूसरी तरफ उन लोगों की खतरनाक चेतावनी। मैं क्या करूं? अगर मैं बक्सा खोलता हूं और उसमें सच में कोई बच्चा है तो मैं उसकी जान बचा सकता हूं, लेकिन अगर यह कोई जाल हुआ, कोई धोखा, मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गया था। वो रोने की आवाज अब भी लगातार आ रही थी और हर सिसकी मेरे दिल पर किसी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर ट्रक को सड़क के किनारे पर रोक दिया। मैं नीचे उतरा और सीधा ट्रक के पिछले हिस्से में गया। मैं उस बक्से के ठीक सामने खड़ा था। वो रोने की आवाज अब भी अंदर से आ रही थी, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। मैंने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उस बक्से की लकड़ी को छुआ। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस बक्से को छुआ, एक बर्फीली लहर मेरे हाथ से होते हुए मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। वो लकड़ी का बक्सा बाहर की गर्म और उमस भरी रात में भी किसी बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा था और उस ठंडक के साथ मुझे अपने हाथ में एक हल्की सी कंपन भी महसूस हुई, जैसे उसके अंदर कोई चीज लगातार धड़क रही हो। मैंने एक झटके में अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं समझ गया था, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम बक्सा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ही भयानक और मेरी समझ से बिल्कुल परे। मैं उस साहब की 2 शर्तें तोड़ चुका था, ट्रक रुक चुका था और अब मैं उस बक्से को खोलने के बारे में सोच रहा था जिसके अंदर न जाने कौन सा राज दफन था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उस मनहूस बक्से के सामने खड़ा था जो बर्फ की तरह ठंडा था और अंदर से किसी दिल की तरह धड़क रहा था। उसके अंदर से आती एक बच्चे की सिसकियों ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो उस साहब की चेतावनी को मानकर अपनी जान बचाने की सोचूं, या फिर एक इंसानियत का फर्ज निभाकर उस बक्से का राज जानने की कोशिश करूं जिसमें शायद कोई बेबस बच्चा कैद था। मेरे अंदर का इंसान और मेरे अंदर का डर दोनों आपस में लड़ रहे थे। मैं कई मिनटों तक वहीं खड़ा रहा। हर गुजरते पल के साथ उस बक्से के अंदर से आती सिसकियां और तेज होती जा रही थीं, जैसे वो बच्चा मुझसे मदद की भीख मांग रहा हो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फैसला किया कि मैं उस बक्से को खोलकर रहूंगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। मैंने ट्रक के टूल बॉक्स से एक लोहे की छड़ निकाली। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर उस छड़ को बक्से पर लगे पुराने जंग खाए हुए तालों में से एक पर फंसाया और उसे तोड़ने के लिए जोर लगाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने जोर लगाया, वो हुआ जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बक्से के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही भारी, किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज निकली जो उस बक्से की लकड़ियों को चीरती हुई बाहर आई। उसी के साथ पूरे ट्रक को एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। मैं अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ से लोहे की छड़ दूर जा गिरी। मैं जमीन पर पड़ा पड़ा हाँफ रहा था। मैं समझ गया था, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। कोई ऐसी शैतानी ताकत जिसे उस बक्से में कैद किया गया है और मैं उसे आजाद करने की बेवकूफी करने जा रहा था। उस गुर्राहट ने मेरे अंदर की सारी इंसानियत और हिम्मत को एक पल में खत्म कर दिया था। मैं जमीन से उठा, अपने कपड़े झाड़े और बिना एक पल और गंवाए सीधा केबिन की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोला, सीट पर बैठा और तुरंत ट्रक को स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में अब बस एक ही चीज चल रही थी, भागो, यहां से जितनी दूर हो सके भागो और इस बला को इसकी मंजिल पर पहुंचाकर अपनी जान छुड़ाओ। मैंने ट्रक को दौड़ा दिया। अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सड़क पर था। मैं न तो किसी आवाज पर ध्यान दे रहा था और न ही किसी महक पर। मैं बस जल्द से जल्द इस सफर को खत्म करना चाहता था। रात और भी गहरी होती जा रही थी। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके थे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे तो दूसरी तरफ गहरी खाई। सड़कें संकरी और घुमावदार थीं, जहां गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल था। मैं एक बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा था। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे खड़ी एक औरत दिखाई दी। वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उसने पुरानी फटी हुई सी साड़ी पहनी हुई थी।
उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल सफेद और भावहीन था, और उसने अपनी गोद में एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा बंडल पकड़ रखा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पकड़ती है। वो हाथ उठाकर मेरे ट्रक को रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखते ही मुझे उस साहब की तीसरी और सबसे जरूरी शर्त याद आई। रास्ते में किसी को भी लिफ्ट नहीं दोगे, चाहे कोई औरत हो या बच्चा। मेरे अंदर का डर फिर से जाग गया। ये औरत इतनी रात को इस वीरान पहाड़ी रास्ते पर क्या कर रही है? यहां तो दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है। मेरे दिमाग ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। मैंने फैसला किया कि मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। वो अब भी सड़क के बीच में खड़ी मुझे ही घूर रही थी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। अब मैं उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। मैंने उसे बचाने के लिए स्टीयरिंग को हल्का सा घुमाया और उसके बगल से तेजी से ट्रक को निकाल लिया। मैंने राहत की सांस ली कि चलो, बला टली। मैंने उत्सुकतावश साइड वाले शीशे में पीछे की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि वो औरत अब कहां है, लेकिन शीशे में मुझे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। सड़क बिल्कुल खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। मेरा खून जम गया। एक जिंदा इंसान 1 सेकंड में हवा में कैसे गायब हो सकता है? मैं समझ गया था, ये कोई इंसान नहीं थी। ये भी उसी बक्से से जुड़ी कोई बला थी जो मुझे रोकने की, मुझे भटकाने की कोशिश कर रही थी। मैं और ज्यादा डर गया और मैंने ट्रक की रफ्तार और भी तेज कर दी। मैं बस उस जगह से दूर भाग जाना चाहता था। मैं अपनी नजरें सामने सड़क पर गड़ाए हुए था और खुद को हिम्मत दे रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। तभी मुझे अपनी बगल वाली पैसेंजर सीट पर कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने डरते डरते धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर बगल वाली सीट पर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई। वो औरत, वही औरत जिसके पास से मैं अभी अभी गुजरा था, अब वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वही फटी हुई साड़ी, वही बिखरे हुए बाल और वही सफेद भावहीन चेहरा। उसकी गोद में अब भी वो कपड़े में लिपटा हुआ बंडल था। वो चुपचाप बैठी थी, न हिल रही थी न डुल रही थी, बस अपनी खाली और बेजान आंखों से सामने सड़क को देखे जा रही थी। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, ट्रक रोककर बाहर कूद जाना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं पत्थर का बन चुका था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए थे और मेरे पैर एक्सेलरेटर पर। मैं उस भयानक अलौकिक वजूद के साथ एक ही केबिन में कैद था और मेरा ट्रक मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ एक अनजान मंजिल की तरफ लिए जा रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि मेरा सफर कहां खत्म होगा, उस साहब की बताई हुई मंजिल पर या फिर किसी गहरी खाई के अंधेरे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो औरत या जो भी कोई वो बल्ला थी, अब मेरे बगल वाली पैसेंजर सीट पर आकर बैठ चुकी थी। मेरी हालत उस चूहे जैसी थी जिसे सांप ने अपनी कुंडली में जकड़ लिया हो। मैं न तो हिल सकता था, न बोल सकता था और न ही सोच समझ सकता था। मेरे हाथ किसी मशीन के पुर्जे की तरह अपने आप स्टीयरिंग व्हील को संभाले हुए थे और मेरे पैर एक्सेलरेटर पर दबे हुए थे, लेकिन ये सब कौन करवा रहा था, ये मैं नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर अब मेरा अपना कोई काबू नहीं रह गया है। केबिन के अंदर एक असहनीय खामोशी छाई हुई थी। वो खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा भयानक थी। मैं अपनी सांस भी बहुत धीरे धीरे ले रहा था, इस डर से कि कहीं मेरी सांस की आवाज से वो औरत मेरी तरफ देख न ले। मैं सीधे सामने सड़क पर देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों के कोने उसी पर टिके हुए थे। वो बिल्कुल शांत एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। उसकी गोद में कपड़े में लिपटा वो बंडल था और उसकी खाली बेजान नजरें सामने अंधेरी सड़क को घूर रही थीं। मेरे दिमाग में हजारों सवाल किसी तूफान की तरह उठ रहे थे। ये कौन है? ये मेरे ट्रक में कैसे आई? और सबसे बड़ा सवाल, ये चाहती क्या है? क्या इसका उस बक्से से कोई लेना देना है? क्या उस बक्से के अंदर से आती बच्चे के रोने की आवाज और इसकी गोद में रखे इस बंडल का आपस में कोई संबंध है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बक्से में उस बच्चे की आत्मा कैद है और ये उसकी मां है? ये ख्याल आते ही मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। अगर ये सच है तो मैं किसी मामूली भूत प्रेत के चक्कर में नहीं, बल्कि किसी बहुत ही दर्दनाक और गहरी कहानी में फंस गया हूं। मुझे उस साहब की बातें याद आ रही थीं, उसकी चेतावनियां याद आ रही थीं। अब मुझे समझ आ रहा था कि उसने मुझे किसी को लिफ्ट देने से मना क्यों किया था। शायद उसे पता था कि इस सफर में मुझे इस तरह की चीजें मिलेंगी।
मैं इन ख्यालों में डूबा हुआ डर और दहशत के बीच गाड़ी चलाता जा रहा था। पहाड़ी रास्ते और भी संकरे और खतरनाक होते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा लगता कि ट्रक का एक टायर सड़क के किनारे हवा में है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल सधी हुई चल रही थी, जैसे उसे चलाने वाला इन रास्तों का पुराना माहिर हो। शायद वो अब भी वहीं थी, ड्राइविंग सीट पर रमेश की तरह, और मैं बस एक पुतला था जो उसकी जगह पर बैठा हुआ था। करीब आधा घंटा और गुजर गया होगा। वो आधा घंटा मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे भयानक आधा घंटा था। हर एक सेकंड 1 साल के बराबर लग रहा था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब ये औरत कुछ करेगी, कुछ बोलेगी या मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगी। और फिर उसने कुछ किया। वो जो अब तक एक मूर्ति की तरह सामने देख रही थी, उसने बहुत ही धीरे धीरे, किसी धीमी गति की फिल्म की तरह अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। दोस्तों, मैं उस पल को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसकी वो खाली आंखें जब मेरी आंखों से मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर की सारी ऊर्जा किसी ने एक पल में खींच ली हो। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न नफरत, न कोई और भाव। वो बिल्कुल खाली थी, जैसे 2 गहरे अंधेरे कुएं हों जिनमें कोई झांके तो कभी वापस ना आ पाए। वो बस मुझे देखे जा रही थी, बिना पलकें झपकाए। मैं इतना डर गया कि मैंने एक पल के लिए स्टीयरिंग व्हील से अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सड़क के किनारे की तरफ जाने लगी। तभी उसने अपनी नजरें मुझसे हटाईं और वापस सामने देखने लगी। जैसे ही उसने नजरें हटाईं, मेरा शरीर फिर से मेरे काबू में आ गया। मैंने जल्दी से स्टीयरिंग घुमाकर ट्रक को वापस सड़क पर किया। मैं हाँफ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। वो मुझे सिर्फ देखकर डराना चाहती है या फिर कुछ और ही उसके मन में चल रहा है। तभी उसने कुछ और किया। उसने अपना दाहिना हाथ, जो अब तक उसकी गोद में था, बहुत धीरे धीरे उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और सूखी लकड़ियों जैसी लग रही थीं और उसने अपनी उस उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। वो हाईवे पर आगे की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। वो सड़क के बाईं ओर अंधेरे में डूबे हुए एक बहुत ही संकरे और कच्चे रास्ते की तरफ इशारा कर रही थी। वो रास्ता इतना ज्यादा झाड़ियों और पेड़ों से ढका हुआ था कि अगर वो इशारा न करती तो शायद मुझे वो दिखाई भी नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे उस रास्ते पर सालों से कोई गया ना हो। उसका इशारा एक हुक्म जैसा था। वो चाहती थी कि मैं ट्रक को उस अनजान और भयानक रास्ते पर मोड़ दूं। मेरे दिमाग ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। मेरा काम ट्रक को उत्तराखंड की उस प्रॉपर्टी तक ले जाना था जिसका पता मुझे दिया गया था। अगर मैं रास्ता भटक गया तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? और ये औरत मुझे इस भुतहे रास्ते पर क्यों ले जाना चाहती है? कहीं ये कोई जाल तो नहीं है? कहीं ये मुझे किसी ऐसी जगह तो नहीं ले जाना चाहती जहां से मैं कभी वापस ही ना आ सकूं? मैं एक और धर्म संकट में फंस गया था। मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं? तभी जैसे मेरे सवाल का जवाब देने के लिए ही मुझे ट्रक के पिछले हिस्से से, उसी बक्से के अंदर से एक बार फिर उस बच्चे की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा दर्द भरी और तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा अपनी मां के इशारे को समझ गया हो और मुझसे उस रास्ते पर जाने की जिद कर रहा हो। अब मेरे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उस औरत, उस बच्चे और उस बक्से का आपस में कोई गहरा और दर्दनाक रिश्ता था और वो तीनों मुझसे कुछ चाहते थे। मैंने एक लंबा और गहरा सांस लिया। मैंने फैसला कर लिया, मैं उन पैसे देने वाले लोगों की परवाह नहीं करूंगा। इस वक्त मेरी जान ज्यादा जरूरी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने इस औरत की बात नहीं मानी तो शायद मैं अगला सूरज नहीं देख पाऊंगा। शायद इसकी बात मान लेने में ही मेरी भलाई है। मैंने कांपते हुए हाथों से ट्रक की रफ्तार धीमी की। वो कच्चा रास्ता अब और भी करीब आ गया था। मेरे पास बस कुछ ही सेकंड थे फैसला बदलने के लिए। मैंने अपनी आंखें बंद की, अपनी पत्नी का दिया हुआ ताबीज छुआ और ट्रक का स्टीयरिंग व्हील बाईं तरफ घुमा दिया। मेरा ट्रक हाईवे की चमचमाती सड़क को छोड़कर उस घने अंधेरे, वीरान और अनजाने रास्ते पर उतर गया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे बस सूखी झाड़ियां, डरावने पेड़ और एक अंधेरी सुरंग जैसा रास्ता दिख रहा था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। वो औरत अब भी मेरे बगल में चुपचाप बैठी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे ही मैंने ट्रक उस रास्ते पर मोड़ा, उसके सफेद भावहीन चेहरे के कोने पर एक बहुत ही हल्की सी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान आकर चली गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उस औरत के कहने पर हाईवे को छोड़कर एक अनजान, अंधेरे और कच्चे रास्ते पर अपने ट्रक को मोड़ चुका था। वो रास्ता नहीं था, बल्कि अंधेरे और खौफ की एक सुरंग थी। सड़क इतनी ज्यादा संकरी और ऊबड़ खाबड़ थी कि ट्रक हिचकोले खाते हुए चल रहा था।
दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक छत जैसी बना रही थीं, जिससे चांद की हल्की फुल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। मेरी ट्रक की हेडलाइट ही थी जो उस घने अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। केबिन के अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। वो औरत अब भी मेरे बगल में एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। और ट्रक के पिछले हिस्से से उस बच्चे की सिसकियों की आवाज अब भी हल्की हल्की आ रही थी। मैं एक ऐसी बारात का दूल्हा बन गया था जिसमें बाराती भूत थे और मंजिल शमशान से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये औरत मुझे कहां ले जा रही है? करीब 15-20 मिनट तक उस भयानक रास्ते पर चलने के बाद वो रास्ता एक खुली जगह पर जाकर खत्म हुआ। सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ों का वो घना जंगल खत्म हो गया था और सामने एक बड़ी सी खाली जमीन थी। और उस खाली जमीन के बीचों बीच मेरी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना टूटा फूटा और जला हुआ सा घर दिखाई दे रहा था। वो कोई हवेली नहीं थी, बस एक छोटा सा पहाड़ी मकान था जिसकी छत गिर चुकी थी, दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों की जगह बस अंधेरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उस घर के बगल में एक बहुत बड़ा, पुराना और सूखा हुआ पेड़ खड़ा था जिसकी टहनियां किसी कंकाल के हाथों की तरह आसमान की तरफ उठी हुई थीं। उस जगह को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। उस जगह की हवा में एक अजीब सी उदासी और मातम घुला हुआ था। जैसे ही मेरे ट्रक की रोशनी उस जले हुए घर पर पड़ी, मेरे बगल में बैठी उस औरत ने अपना हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने कांपते हुए पैरों से ब्रेक लगाया और ट्रक को उस घर से थोड़ी दूरी पर रोक दिया। और जैसे ही ट्रक रुका, इंजन अपने आप बंद हो गया। केबिन में एक बार फिर वही दिल दहला देने वाली खामोशी छा गई। अब क्या? मैं यही सोच रहा था कि तभी उस औरत ने फिर से बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। उसकी खाली आंखों में इस बार एक अजीब सी उम्मीद और एक हुक्म का मिला जुला भाव था। उसने एक पल मुझे देखा और फिर अपनी नजरें घुमाकर ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया जहां वो मनहूस बक्सा रखा हुआ था। और फिर उसने उस जले हुए घर की तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन मैं उसका इशारा बिल्कुल साफ साफ समझ गया था। वो चाहती थी कि मैं उस बक्से को ट्रक से नीचे उतारूं और उस खंडहर बन चुके घर के अंदर ले जाऊं। ये ख्याल आते ही मेरे पूरे शरीर ने जवाब दे दिया, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। वो बक्सा इतना भारी था कि उसे 4-5 लोग मिलकर भी बड़ी मुश्किल से हिला पा रहे थे। मैं अकेला उसे कैसे उतार सकता था? और उस भुतहे खंडहर के अंदर जाने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने डर के मारे न में अपनी गर्दन हिला दी। और दोस्तों, मेरा इतना करना था कि जैसे मैंने किसी सोए हुए ज्वालामुखी को लात मार दी हो। जैसे ही मैंने न में सिर हिलाया, उस औरत का शांत चेहरा एक पल में बदल गया। उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द और गुस्से का भाव तैर गया। केबिन के अंदर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि मुझे लगा मेरी सांसें जम जाएंगी। और ट्रक के पिछले हिस्से से, उस बक्से के अंदर से जो बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, वो अब रोना नहीं बल्कि एक दर्दनाक चीख में बदल गई थी। पूरा का पूरा ट्रक किसी खिलौने की तरह जोर जोर से हिलने लगा। केबिन के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे मेरी सीट के अंदर दबाने की कोशिश कर रही हो, मेरा दम घोंटने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ गया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे वही करना होगा जो ये चाहती है। मैंने कांपते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हाँ में सिर हिलाया। और जैसे ही मैंने हाँ कहा, ट्रक का हिलना बंद हो गया। केबिन के अंदर का दबाव कम हो गया। उस बक्से के अंदर से आती चीखें भी वापस सिसकियों में बदल गईं। मैं एक हारी हुई बाजी का हारा हुआ सिपाही था। मैंने कांपते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। रात की ठंडी हवा मेरे पसीने से भीगे हुए चेहरे से टकराई, लेकिन मुझे राहत नहीं मिली। मैं ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। मैं सोच रहा था कि मैं उस भारी बक्से को हिला भी नहीं पाऊंगा। मैंने डरते डरते तिरपाल हटाया और बक्से को बांधने वाले रस्सों को खोलने लगा। लेकिन ये क्या, जिन रस्सों को कसकर बांधा गया था वो बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें पहले ही खोल दिया हो। और फिर मैंने हिम्मत करके उस बक्से के कोने को पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की। मैं उसे खींचने के लिए तैयार था जो हजारों किलो का था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो किसी कागज के डिब्बे की तरह मेरी तरफ खिसक आया। मैं हैरान रह गया। वो बक्सा जिसे 5 लोग मिलकर उठा रहे थे,
वो अब बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। मैं उसे अकेला नहीं खींच रहा हूं। कोई है, कोई अनदेखी ताकत, कोई अनदेखे हाथ जो उस बक्से को हल्का बनाने में, उसे नीचे उतारने में मेरी मदद कर रहे हैं। ये एहसास होते ही मेरा डर अपनी सारी हदें पार कर गया। उस अलौकिक मदद से मैंने उस बर्फ जैसे ठंडे और धड़कते हुए बक्से को ट्रक से नीचे जमीन पर उतार दिया। अब मैं उस अंधेरे वीरान मैदान में खड़ा था। मेरे पीछे मेरा ट्रक था, मेरे सामने वो जला हुआ भुतहा घर था और मेरे पैरों के पास वो मनहूस बक्सा रखा था जिसमें न जाने कौन सा राज और कौन सी आत्मा कैद थी। वो औरत अब ट्रक से उतरकर उस जले हुए घर के दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर आने का इंतजार कर रही थी। मैं एक ऐसे अनजाने और भयानक अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका था जिसका मकसद और जिसका अंजाम मैं बिल्कुल नहीं जानता था। दोस्तों, मैं उस जले हुए भुतहे घर के सामने खड़ा था और मेरे पैरों के पास वो मनहूस बक्सा रखा था। वो औरत जो अब तक ट्रक में मेरे बगल में बैठी थी, अब उस खंडहर के दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी किस्मत को कोसते हुए और अपनी पत्नी के दिए हुए तावीज को चूमते हुए उस हल्के हो चुके बक्से को जमीन पर घसीटना शुरू किया। जैसे जैसे मैं उस घर के करीब बढ़ रहा था, उस जगह की उदासी और मातम का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। मुझे जली हुई लकड़ियों की ओर पुरानी सीलन की गंध आ रही थी। घर के अंदर घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, भारी और बोझिल। छत गिर चुकी थी जिससे चांदनी सीधे घर के आंगन में पड़ रही थी और उसी चांदनी में घर के बीचों बीच वो औरत खड़ी थी। मैं बक्से को घसीटते हुए उसके पास ले गया। वो कुछ नहीं बोली, बस उसने अपनी उंगली से जमीन पर एक जगह की तरफ इशारा किया। मैंने बिना कोई सवाल किए उस बक्से को ठीक उसी जगह पर रख दिया। और दोस्तों, जैसे ही उस बक्से ने उस घर की जमीन को छुआ, एक अजीब सी शांति छा गई। बक्से के अंदर से आती बच्चे की सिसकियों की आवाज एक पल में बंद हो गई। बक्से की वो बर्फीली ठंडक और वो धड़कन, सब कुछ खत्म हो गया। और फिर की आवाज के साथ उस बक्से पर लगे सारे पुराने जंग खाए हुए ताले अपने आप एक एक करके खुलने लगे। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बक्से का भारी ढक्कन एक छर्रर की धीमी और दर्द भरी आवाज के साथ अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगा। मैं अपनी सांस रोके हुए देख रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब इसमें से कोई भयानक शैतान निकलेगा, कोई कंकाल निकलेगा जो मुझे मार डालेगा। लेकिन जब बक्से का ढक्कन पूरी तरह से खुल गया और मैंने उसके अंदर झांका, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। बक्से के अंदर कोई लाश नहीं थी, कोई खजाना नहीं था। उसके अंदर बस कुछ पुरानी गली हुई सी चीजें रखी थी। एक छोटी सी बच्ची की चांदी की पायल जो काली पड़ चुकी थी, लकड़ी का बना एक टूटा हुआ घोड़ा और एक औरत की शादी का लाल दुपट्टा जो जगह जगह से जला हुआ था और उस पर खून के पुराने धब्बे लगे हुए थे। ये सब क्या है? मैं यही सोच रहा था कि तभी उस औरत ने, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, वो उस खुले हुए बक्से के पास आई। उसने अपना पारदर्शी सा हाथ बढ़ाया और उस जले हुए दुपट्टे को छुआ। और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस दुपट्टे को छुआ, मेरे दिमाग में बिजली के हजारों झटके एक साथ लगे। मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मुझे उस घर की कहानी दिखाई दे रही थी। मैंने देखा, यही घर था जो कभी हंसी खुशी से आबाद था। मैंने उसी औरत को देखा जो हंस रही थी, उसके साथ उसका पति था और उनकी छोटी सी बेटी थी जो आंगन में चांदी की पायल पहने दौड़ रही थी। वो एक खुशहाल परिवार था। फिर मैंने देखा कि कुछ दुश्मन रंजिश की वजह से रात के अंधेरे में उनके घर में आग लगा देते हैं। मैंने उस परिवार को आग की लपटों में घिरते हुए देखा। मैंने उनके दर्द को, उनकी चीखों को, उनकी लाचारी को महसूस किया। उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। और फिर मैंने उस साहब को देखा जिसने मुझे ये काम दिया था। शायद वो उस परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार या दुश्मन था, जिसने उनकी मौत के बाद उनकी आत्माओं को उनके आखिरी निशानी वाले इन सामानों के साथ इस बक्से में किसी तांत्रिक क्रिया से कैद कर दिया था, ताकि वो कभी आजाद न हो सकें। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उन बेबस आत्माओं का दर्द महसूस कर पा रहा था। वो बुरी नहीं थी, वो बस अपनी कैद से आजादी चाहती थी। वो अपने घर लौटना चाहती थी, अपनी आखिरी निशानियों के पास। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि उस औरत के बगल में अब उसके पति
और उसकी छोटी बेटी की आत्मा भी खड़ी है। उनके चेहरों पर अब कोई गुस्सा या दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उन तीनों ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में मुझे नफरत की जगह एक खामोश सा धन्यवाद दिखाई दिया। और फिर उन तीनों की आत्माएं एक हल्के सफेद प्रकाश में बदलने लगीं। वो प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया और फिर उस घर की टूटी हुई छत से होते हुए आसमान की तरफ चला गया, जैसे 3 तारे अपने घर वापस जा रहे हों। उनके जाते ही उस बक्से के अंदर रखा सारा सामान, वो पायल, वो खिलौना, वो दुपट्टा, सब कुछ एक पल में राख के ढेर में बदल गया। उस जगह पर फैली हुई सालों की मनहूसियत और उदासी एक पल में खत्म हो गई। अब वहां कोई डर नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। पूरब की दिशा से सुबह के सूरज की पहली किरण उस टूटे हुए आंगन में पड़ रही थी। मैं कुछ देर तक वहीं जमीन पर बैठा रहा। मैं जिंदा था और पूरी तरह से सुरक्षित था। मैंने हिम्मत जुटाई और वहां से उठा। मैं वापस अपने ट्रक के पास आया। मैंने चाबी घुमाई और ट्रक एक ही बार में बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रक को वहां से मोड़ा और उस कच्चे रास्ते से वापस हाईवे की तरफ चल दिया। मैंने उस साहब की दी हुई मंजिल की परवाह नहीं की। मैं पास के एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां एक पीसीओ बूथ से मैंने उस साहब को फोन किया। उसने फोन उठाया और पूछा, काम हो गया? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, हो गया। आपका बक्सा उसकी सही जगह पर उसके असली मालिकों के पास पहुंच गया है। अब मुझे दोबारा कभी फोन करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर मैंने फोन पटक दिया। मुझे बाकी के 1.5 लाख रुपए नहीं चाहिए थे। मुझे बस अपनी जिंदगी वापस चाहिए थी। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं वापस बनारस लौट आया। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उस पैसे से मैंने अपनी बहन की शादी तो कर दी, लेकिन मैंने फिर कभी किसी लंबे सफर के लिए ट्रक नहीं चलाया। मैं अब शहर में ही एक छोटा मोटा काम करता हूँ। आज भी मैं जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं जानता कि उस बक्से का, उन आत्माओं का और उन लोगों का पूरा राज क्या था। मैं बस इतना जानता हूं कि उस रात मैं लालच में अंधा होकर एक ऐसे सफर पर निकल गया था जो मौत के मुंह तक जाता था। मैं एक मोहरा था जिसे उन आत्माओं ने अपनी आजादी के लिए इस्तेमाल किया। मैं खुश हूं कि मैं उनका जरिया बन सका। मैं बस उम्मीद करता हूं कि अब वो तीनों जहां भी होंगे शांति से होंगे अपने असली घर में। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।